हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स। तो इसमें हम देखेंगे कि सॉलिड्स की जो स्पेसिफिक हीट है वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। पिछली लास्ट क्लासेज में हमने पढ़ा था गैसेज की स्पेसिफिक हीट फाइंड आउट करना। तो गैसेज में नॉर्मली ट्रांसलेशनल मोशन होता है, रोटेशनल मोशन होता है। उस टाइप की सिचुएशन यहाँ सॉलिड्स में नहीं है। तो सॉलिड्स में हम ये मान के चलते हैं कि जो एटम्स हैं, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स है, जो उनके बीच में एटम्स हैं वो एक इलास्टिक स्प्रिंग के रूप में बिहेव करेंगे। तो इस टाइप का एक अरेंजमेंट होता है, टू डायमेंशनल अरेंजमेंट है। दो एटम्स के बीच में टू एटम जो एटम कनेक्टेड हैं वो स्प्रिंग से कनेक्टेड हैं, इलास्टिक स्प्रिंग से कनेक्टेड हैं दोनों डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में भी ऐसे और दूसरी डायरेक्शन में भी। और फिर ये अरेंजमेंट है वो थ्री डायमेंशन में भी इसी टाइप से होता है। थ्री डायमेंशनल में सेम इसी टाइप का अरेंजमेंट आएगा जिसमें आपके जो एटम्स हैं वो इलास्टिक स्प्रिंग से कनेक्टेड होते हैं। ये एक एजम्पशन लिया गया है स्पेसिफिक हीट को सोल्व करने के लिए। तो इसमें जब भी हम कोई बाहर से मैकेनिकल फोर्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगाते हैं तो इनके अंदर वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाता है। तो जो वाइब्रेशन आपका अगर एक एटम वाइब्रेट करेगा तो उस वाइब्रेशन को बाकी एटम्स हैं वो भी शेयर करेंगे। और इस टाइप से पूरा जो क्रिस्टल है वो कंप्लीट क्रिस्टल है वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देता है। एक एटम के वाइब्रेशन को कंप्लीट क्रिस्टल है वो शेयर करता है। तो पूरा जो क्रिस्टल है वो एक यूनिट की तरह वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देता है जब भी हम इसके ऊपर कोई मैकेनिकल फोर्स लगाते हैं या कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगाते हैं। तो जब हम इसके ऊपर कोई भी फोर्स लगाएंगे और इसको फ्री छोड़ देते हैं तो इसमें वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाते हैं। उस टाइम जो वाइब्रेशन आएंगे उनको हम बोलते हैं नेचुरल वाइब्रेशंस। उनकी फ्रीक्वेंसी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, वो फ्रीक्वेंसी होगी नेचुरल फ्रीक्वेंसी। और उस नेचुरल फ्रीक्वेंसी से हम कुछ प्रॉपर्टीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे थर्मल कंडक्टिविटी, आपकी स्पेसिफिक हीट है, उससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्पेसिफिक हीट है उसकी डेफिनेशन क्या है। तो स्पेसिफिक हीट को हम डिफाइन कर सकते हैं, स्पेसिफिक हीट ऑफ ए सब्सटेंस इज डिफाइंड एज हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय यूनिट मास टू रेज इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री। कि आपको किसी भी सब्सटेंस का किसी भी यूनिट मास का टेम्परेचर है वो 1 डिग्री इंक्रीज करना है तो उसके लिए आपको कितनी हीट चाहिए उसको हम बोलेंगे स्पेसिफिक हीट। अब इसमें जो वर्ड आया है स्पेसिफिक, इसका भी यहाँ मीनिंग है। इसका मीनिंग ये है कि जितने भी मटेरियल्स हैं हमारे पास अवेलेबल हैं, जो भी मटेरियल्स हैं, गैसेज हों, लिक्विड हो या सॉलिड हो, सभी की स्पेसिफिक हीट है वो एक यूनिक वैल्यू होती है। सब दो एटम्स, दो मटेरियल्स की स्पेसिफिक हीट कभी भी मैच नहीं करेगी, सभी की अलग अलग होगी। इसलिए इसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ ए सब्सटेंस। बट आगे हम जो बात करेंगे, टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे, वो बात करेंगे हम हीट कैपेसिटी की। तो स्पेसिफिक हीट हम लेते हैं 1 ग्राम सब्सटेंस के लिए, और लेटिस हीट कैपेसिटी या हीट कैपेसिटी हम लेंगे सिंपली जो भी हमारे पास गिवन मटेरियल है उसके लिए। वो मटेरियल आपका 5 kg हो सकता है, 10 kg, 20 kg, कुछ कितना भी हो सकता है, उसके लिए हम यूज करेंगे वर्ड हीट कैपेसिटी। तो जो हीट कैपेसिटी है उसकी जो फॉर्मूला होगा वो होगा CV इज इक्वल टू डेल Q अपॉन डेल T। मीन्स पार्शियल डेरिवेटिव होता है हीट का विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो इसमें सॉलिड्स में जो स्पेसिफिक हीट है वो हम फाइंड आउट करते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे, और अगर हम कांस्टेंट प्रेशर पे फाइंड आउट करेंगे तो भी वैल्यू नियरली सेम होती है, क्योंकि 1 डिग्री टेम्परेचर अगर हम बढ़ा दें किसी भी मटेरियल का तो उसका जो वॉल्यूम चेंज आएगा वो वेरी वेरी स्मॉल होता है, तो उसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं नॉर्मली। तो यहाँ हम बात करेंगे स्पेसिफिक हीट ऑफ एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। कॉन्स्टेंट प्रेशर करेंगे तब भी जो वैल्यू आएगी वो नियर अबाउट सेम आएगी। अब फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम जानते हैं, फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि जो भी हीट हम देते हैं किसी भी सिस्टम को, वो हीट यूज होगी पहले तो उसका इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करने में और उसके बाद वर्क डन होता है। तो वहीं से जो फॉर्मूला है वो लिखा गया है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है डी क्यू इज इक्वल टू डी ई प्लस पी डी वी। तो यहाँ हम पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं तो उस फॉर्म में इसको लिखेंगे डेल ई प्लस पी डेल वी अपॉन डेल टी। अब क्योंकि वॉल्यूम हमारे पास कांस्टेंट है तो डेल वी है वो 0 हो जाएगा, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा डेल ई अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम।
अब जो सॉलिड्स के अंदर आपकी हीट हम जो देते हैं वो हीट किस टाइप से यूज होती है, इंटरनल मैकेनिज्म क्या होता है, तो उसमें सबसे पहले जो हीट जाती है वो लैटिस के पास जाती है। लैटिस क्या है, उसके डेफिनेशन हम लास्ट क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि जो भी थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है पॉइंट्स का या मॉलिक्यूल्स का, उसको हम लैटिस बोलते हैं। तो पहले जो हीट जाएगी वो लैटिस के पास जाएगी, उसके बाद जो कंट्रीब्यूशन हीट का होगा वो यूज होगा जो भी जैसे आपके मेटल्स हैं, सेमीकंडक्टर्स हैं, उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो एक्साइटेड स्टेट में होते हैं, वैलेंस बैंड में होते हैं जो, और उनको थोड़ी एनर्जी मिल जाए तो वो कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। तो इस टाइप के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें यूज होगी कुछ हीट है। तो हीट के सॉलिड के अंदर दो पार्ट होंगे स्पेसिफिक हीट के, एक तो लैटिस और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक। अब रूम टेम्परेचर की बात करें या हाई टेम्परेचर की बात करें तो उसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन है वो वेरी स्मॉल आता है, नेग्लिजिबल आता है, अबाउट 1% आता है, नियरली इक्वल टू 1% आता है। तो उसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं, उसको छोड़ देते हैं। तो प्रेजेंट स्टडी में हम बात करेंगे सिर्फ लैटिस हीट कैपेसिटी की ही बात करेंगे। तो इसमें कुछ हमारे पास एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स हैं हीट कैपेसिटी के बारे में, वो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स हम देखेंगे, उसके बाद फिर उनकी हम स्टडी करेंगे बाय यूजिंग डिफरेंट डिफरेंट थ्योरी। तो फर्स्ट हमारे पास एक्सपेरिमेंटल फैक्ट ये है कि रूम टेम्परेचर के ऊपर जो हीट कैपेसिटी है या स्पेसिफिक हीट है वो आपकी इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होगी। हीट कैपेसिटी है वो रूम टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगी, ठीक है, या हाई टेम्परेचर पे हम कह सकते हैं वो इंडिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर है। और उसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी इक्वल टू 3R। आर यहाँ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, इसको हम 3R लिख सकते हैं, या 5.96 कैलोरी पर मोल केल्विन भी हम लिख सकते हैं इसको। तो ये वैल्यू होगी हाई टेम्परेचर पे और रूम टेम्परेचर पे। अब लो टेम्परेचर की बात करें तो लो टेम्परेचर पे जो हीट कैपेसिटी है वो फॉल करना स्टार्ट कर देती है, इट बिगिंस टू फॉल एंड टेंड टू जीरो एज टी टेंड्स टू जीरो। जब आपका टेम्परेचर जीरो को टेंड करेगा तो हीट कैपेसिटी है वो भी जीरो को टेंड करेगी, और टी इज इक्वल टू जीरो के ऊपर इसकी वैल्यू जीरो ही आ जाती है। अब हीट कैपेसिटी है वो टी क्यूब लॉ को फॉलो करती है, टी की पावर 3 लॉ को फॉलो करती है, कहाँ, एट नियर अबाउट टी इज इक्वल टू जीरो फॉर इंसुलेटर्स के लिए, और मेटल्स के लिए वो फॉलो करती है टी लॉ को, मीन्स टेम्परेचर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नियर अबाउट टी इज इक्वल टू जीरो, और टी की पावर 3 होती है नियर अबाउट जीरो फॉर इंसुलेटर्स के लिए। तो ये हमारे पास कुछ एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स हैं, इन्हीं के बेस पे हम डिफरेंट डिफरेंट थ्योरी, डिफरेंट डिफरेंट मॉडल है उनको स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जो फर्स्ट मॉडल आया वो मॉडल है डुलोग एंड पेटिट लॉ। डुलोग एंड पेटिट लॉ, सबसे पहले इसके हम पोस्टुलेट्स देखेंगे कि क्या क्या इनके एजम्पशंस थे, उसके बाद इसकी थ्योरी स्टडी करेंगे। तो डुलोग और पेटिट ने अज्यूम किया कि जो एटम्स हैं वो फ्री हैं वाइब्रेट करने के लिए अबाउट देयर मीन पोजीशन, कि जो एटम्स हैं वो अपनी मीन पोजीशन के अबाउट फ्रीली वाइब्रेट कर सकते हैं, ये उन्होंने अज्यूम किया। और उन्होंने अज्यूम किया कि जो वाइब्रेटिंग एटम्स हैं उनको हम बोलेंगे एटॉमिक ऑसिलेटर्स। तो जो क्रिस्टल है बिहेव करेगा किस टाइप से, एज इंडिपेंडेंट क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर के रूप में। जो पूरा क्रिस्टल है वो इंडिपेंडेंट क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर के रूप में बिहेव करेगा अकॉर्डिंग टू डुलोग एंड पेटिट। एंड इसमें नेक्स्ट एजम्पशन जो उन्होंने लिया वो था, इफ द एनर्जी एवरेज थर्मल एनर्जी ऑफ वन ऑसिलेटर, अगर हम एक ऑसिलेटर की एवरेज थर्मल एनर्जी निकाल लें तो उसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं बाय एन के साथ। एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट हार्मोनिक ऑसिलेटर्स, कि हम किसी एक ऑसिलेटर की एनर्जी फाइंड आउट कर लेंगे एवरेज एनर्जी, और उसको नंबर ऑफ ऑसिलेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, हीट कैपेसिटी आ जाएगी सॉलिड की। तो इसके लिए हम सबसे पहले मान लेते हैं, कंसीडर द एनर्जी ऑफ थ्री डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर ऑफ मास m एंड एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा इज गिवन बाय E is equal to P square upon 2m plus half m ओमेगा नॉट स्क्वेयर x स्क्वेयर प्लस y स्क्वेयर प्लस z स्क्वेयर। यहाँ P स्क्वेयर अपॉन 2m काइनेटिक एनर्जी है, और जो दूसरी टर्म है वो है पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी वो हमने थर्ड डायमेंशन में लिखी हुई है, ओमेगा नॉट है वो आपकी एंगुलर फ्रिक्वेंसी है। अब इसी को हम लिख सकते हैं दूसरे टाइप से, E इज इक्वल टू पी स्क्वेयर अपॉन 2m प्लस हाफ m ओमेगा नॉट स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर।
यहाँ क्यू है वो जनरलाइज कोऑर्डिनेट है एक टाइप से, और क्यू की वैल्यू क्या है, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एंड अज्यूम कर लेते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर। अब हमें पता है अकॉर्डिंग टू बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ द एवरेज एनर्जी ऑफ ईच हार्मोनिक ऑसिलेटर इज गिवन बाय, तो ये जो बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा हुआ है। तो ये बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ बताता है कि आपको जब किसी भी क्वांटिटी की एवरेज निकालनी है तो उसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसका फार्मूला है ई बार इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई एनर्जी एक्सपोनेंशियल पावर आएगा माइनस ई अपॉन के टी और डी ई अपॉन इंटीग्रेशन ई माइनस एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस ई अपॉन के टी डी ई, और इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो आपको अगर किसी भी क्वांटिटी का एवरेज निकालना है तो आपको सिंपली क्या करना है, पहले उस क्वांटिटी को हम इंटीग्रेट करेंगे एक्सपोनेंशियल की नेगेटिव पावर के साथ। एक्सपोनेंशियल की नेगेटिव पावर, जैसे यहाँ एनर्जी ले रहे हैं तो ई अपॉन के टी आ जाएगा, के बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, टी यहाँ टेम्परेचर है, और ऐसे ही वो क्वांटिटी सेम नीचे लिख देंगे एक्सपोनेंशियल वाली क्वांटिटी, जो एक्चुअल क्वांटिटी वो नहीं लिखनी। तो यहाँ जैसे ये दिखाया हुआ है ई बार, तो हमने ई ऊपर लिखा है, साथ में एक्सपोनेंशियल की टर्म आएगी और नीचे ओनली एक्सपोनेंशियल आएगी। अब यहाँ जो ई की वैल्यू हमने ऊपर लिखी थी वो वैल्यू हम यहाँ पुट कर सकते हैं। तो इसमें जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे, ई की वैल्यू क्या थी, पी स्क्वायर अपॉन 2m प्लस हाफ एम क्यू स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, तो वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे। तो जहाँ जहाँ ई आ रहा है वहाँ हम ई की वैल्यू पुट कर देंगे इसके अंदर। तो हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 2 है वो बन जाएगी। अब यहाँ एक चीज़ हम देख रहे हैं कि जो हमने टोटल एवरेज एनर्जी निकाली थी वो दो टर्म में निकाली है, मोमेंटम और आपके पास दूसरा है क्यू की टर्म में, जनरलाइज कोऑर्डिनेट की टर्म में। तो इसी टर्म में हमारे पास दो इंटीग्रेशन आएंगे यहाँ, क्योंकि दो टर्म है। तो हम लिखेंगे डबल इंटीग्रेशन पी स्क्वायर अपॉन 2m प्लस हाफ एम क्यू स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और साथ में आएगा एक्सपोनेंशियल ई की पावर माइनस एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस पी स्क्वायर अपॉन 2m के टी एंड एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस एम पी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 के टी, और डी पी डी क्यू ये टर्म आ जाएगी हमारे पास। और नीचे आएगा एक्सपोनेंशियल ई की पावर माइनस पी स्क्वायर अपॉन 2m के टी और ई की पावर माइनस एम पी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 के टी, और ये आएगा डी पी डी क्यू। तो ये आ गया हमारे पास। सिंपली हमने एनर्जी की वैल्यू पुट कर दी, उसके बाद हमारे पास ये आ गया। उसको हम आगे सॉल्व करके लिखेंगे, नेक्स्ट जो एक्सप्रेशन है वो उसमें लिखेंगे। तो हम इसमें मोमेंटम पी स्क्वायर अपॉन 2m और जो दूसरी टर्म है हाफ एम क्यू स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, उसको अलग अलग करके लिख रहे हैं एक बार। तो बनेगा पी स्क्वायर अपॉन 2m ई की पावर माइनस पी स्क्वायर अपॉन 2m के टी ई की पावर माइनस एम पी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 के टी डी पी डी क्यू अपॉन नीचे आ जाएगा, पूरी टर्म नीचे आएगी एच डी डबल इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस पी स्क्वायर अपॉन 2m के टी एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस एम पी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 के टी डी पी डी क्यू प्लस, फिर हम लिखेंगे जो दूसरी टर्म बची हुई थी ये वाली टर्म डबल इंटीग्रेशन हाफ एम क्यू स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और एक्सपोनेंशियल की दोनों टर्म इसके साथ आएंगी, ई की पावर माइनस पी स्क्वायर अपॉन 2m के टी ई की पावर माइनस एम पी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 के टी डी पी डी क्यू, और नीचे एक्सपोनेंशियल की टर्म एज इट इज आ जाएगी जैसे हमने फर्स्ट टर्म में लिखा है ऐसे ही, डबल इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस पी स्क्वायर अपॉन 2 के टी ई की पावर माइनस एम पी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 के टी डी पी डी क्यू। तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया कब, जब हमने एनर्जी की वैल्यू इसके अंदर पुट की। अब हम यहाँ लिमिट ले लेंगे, और लिमिट हम लेंगे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। तो पहला जो इंटीग्रल है वो हमारे पास बन जाएगा ई एन बार मीन्स एवरेज एनर्जी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी पी स्क्वायर अपॉन 2m एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस पी स्क्वायर अपॉन 2m के टी डी पी, और इसके नीचे आएगा इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ई की पावर माइनस पी स्क्वायर अपॉन 2m के टी डी पी। बाकी जो टर्म्स हैं वो न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में कैंसिल आउट हो जाएंगी। बाकी जो टर्म्स हैं वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कैंसिल आउट हो जाएंगे, सेम टर्म्स हैं। बट मोमेंटम वाली हम कैंसिल नहीं करेंगे क्योंकि मोमेंटम हमारे पास यहाँ फंक्शन के रूप में दे रखा है। ऐसे ही सेकंड जो टर्म है उसमें आएगा माइनस इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी हाफ एम क्यू स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर एक्सपोनेंशियल माइनस एम पी स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर अपॉन 2 के टी डी क्यू आ जाएगा, और नीचे आएगा इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस एम पी स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर अपॉन 2 के टी डी क्यू। यहाँ भी जो ऊपर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में सेम टर्म्स हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, जो मोमेंटम वाली टर्म्स हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा।
तो अब इसमें हम मान लेते हैं सपोज P²/2 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर, इसको हम अल्फा मान लेते हैं, एंड m⍵²Q²/2 को हम बीटा स्क्वायर मान लेते हैं। सपोज दिस इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर। तो अब इस एक्सप्रेशन को लिखने में हमें आसानी हो जाएगी पहले से, तो हम इसको लिखेंगे E बार एवरेज एनर्जी इज इक्वल टू KT इंटीग्रेशन -∞ से +∞ अल्फा स्क्वायर एक्सपोनेंशियल की पावर -अल्फा स्क्वायर डी अल्फा अपॉन नीचे आएगा इंटीग्रेशन -∞ से +∞ ई की पावर -अल्फा स्क्वायर डी अल्फा। तो जब हम यहाँ इसकी वैल्यू निकालेंगे dp की, तो वो वैल्यू क्या बनेगी, तो हम निकाल सकते हैं P²/2 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर, इसको डेरिवेटिव कर लो तो वो आ जाएगा 2p dp अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 अल्फा डी अल्फा। वहाँ से हम डी अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डी अल्फा की जब वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास लास्ट में जो रिजल्ट आएगा वो ये है, नीचे लिख रखा है जो ये वाला रिजल्ट, साथ में KT टर्म आ जाएगी -∞ से +∞ अल्फा स्क्वायर e की पावर -अल्फा स्क्वायर डी अल्फा, और यहाँ आएगा -∞ से +∞ e की पावर -अल्फा स्क्वायर डी अल्फा। ऐसे ही सिमिलरली हम यहाँ निकालेंगे डी बीटा। तो डी बीटा निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ m⍵² और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये बनेगा 2Q अपॉन 2KT, ये बनेगा 2 बीटा डी बीटा। डी बीटा की वैल्यू, डी बीटा टर्म हम इसको लिख लेंगे, हम वैल्यू निकालेंगे डी क्यू की, तो यहाँ से डी क्यू की वैल्यू आपकी डी बीटा और बीटा की टर्म आ जाएगी, वो बनेगी ये, तो ये होगा KT इंटीग्रेशन -∞ से +∞ बीटा स्क्वायर ई की पावर -बीटा स्क्वायर डी बीटा अपॉन नीचे आएगा इंटीग्रेशन -∞ से +∞ ई की पावर -बीटा स्क्वायर डी बीटा। ये इंटीग्रल्स हमारे पास आ गए आफ्टर सोल्विंग। अब हम कुछ स्टैंडर्ड इंटीग्रल हैं उनका यूज करेंगे यहाँ पे। तो एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल होता है इंटीग्रेशन -∞ से +∞, ये वाला इंटीग्रेशन अल्फा स्क्वायर ई की पावर -अल्फा स्क्वायर डी अल्फा। तो इसकी जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वो होती है √π/2। ऐसे ही दूसरा इंटीग्रल है हमारे पास -∞ से +∞ ई की पावर -अल्फा स्क्वायर डी अल्फा, और उसकी वैल्यू होती है √π। तो ये वैल्यू हम ऊपर यहाँ यूज करेंगे इन दोनों इंटीग्रल्स के अंदर, और फिर इसकी वैल्यू, तो इन इंटीग्रल्स की वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास ये स्टेप आ जाएगा, एवरेज एनर्जी E इज इक्वल टू KT √π/2 अपॉन √π प्लस KT √π/2 अपॉन √π। अब √π से √π कैंसिल आउट हो जाएगा, तो नेक्स्ट टर्म हमारे पास आएगी E बार इज इक्वल टू KT/2 प्लस KT/2, तो हाफ KT प्लस हाफ KT बन जाएगा KT। तो एवरेज एनर्जी सिंगल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए हमारे पास आ गई KT, और हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कितने इंडिपेंडेंट हार्मोनिक ऑसिलेटर कितने हैं, n। तो हम टोटल एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं, और वो एनर्जी होगी E इज इक्वल टू 3NKT। तो यहाँ हमने जो हार्मोनिक ऑसिलेटर है उसके 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम कंसिडर किए हैं कि वो 3 डायरेक्शन में मूव कर सकता है, x, y और z में। तो इसलिए हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और लिखेंगे 3NKT। अब सॉलिड्स में ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन तो होता नहीं, इसमें सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन होता है। तो हमारे पास 2 एनर्जी आएंगी, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी और वाइब्रेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो अब हीट कैपेसिटी, हमारे पास एनर्जी आ गई है, टोटल एनर्जी आ गई है, वहाँ से हम हीट कैपेसिटी निकाल सकते हैं। हीट कैपेसिटी का फार्मूला होता है एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे CV इज इक्वल टू del E अपॉन del T। तो इसको जब हम डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तो हमारे पास जो E की वैल्यू है वो आ जाएगी 3NK। अब NK इज इक्वल टू R होता है, गैस कॉन्स्टेंट होता है, हमें पता है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 3R। तो CV की वैल्यू आ गई हमारे पास 3R या 5.96 कैलोरी पर मोल केल्विन, और इसी को हम बोलते हैं डुलोंग एंड पेटिट लॉ, जो कि आपका रूम टेम्परेचर पे और हाई टेम्परेचर पे हीट कैपेसिटी की वैल्यू को सेटिस्फाई करता है और एक्यूरेट वैल्यू देता है। तो एक्सपेरिमेंटल जो रिजल्ट था और जो ये रिजल्ट है वो दोनों सेम है एट रूम टेम्परेचर एंड एट हाई टेम्परेचर, बट दिस लॉ फेल्स एट लो टेम्परेचर। तो इसकी जो लिमिटेशन है वो है कि ये लो टेम्परेचर के ऊपर हीट कैपेसिटी का जो बिहेवियर है वो सही ढंग से नहीं बताता। दूसरा है जीरो टेम्परेचर के ऊपर भी ये नहीं बताता, ये कहता है कि उसकी वैल्यू कांस्टेंट ही रहेगी, जो कि ठीक नहीं है। लो टेम्परेचर पे उसकी वैल्यू डिपेंड करेगी, जो स्पेसिफिक हीट है उसकी वैल्यू टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। टेम्परेचर जीरो हो गया तो CV भी हमारे पास जीरो आ जाएगी।
थैंक्स फॉर योर अटेंशन।